इसी के साथ उपाय भी बताएंगे कि क्या उपाय हो सकते हैं। और दुनिया में एकमात्र यही वर्ग ऐसा है जिसको मीडिया कहा जाए या पत्रकारिता कहा जाए, जो अपनी आलोचना खुद करता है। बाकी दूसरा ना आपको चिकित्सक करते हुए दिखाई देंगे, ना आपको वकील करते हुए दिखाई देंगे, ना शिक्षक दिखाई देंगे। तो जो अपना चिंतन खुद करता है, अपनी आलोचना खुद करता है, वही समाज को असली तस्वीर दिखा सकता है, जो अपनी तस्वीर देखता है। मैं इसी के साथ रेहान फजल साहब को बिना और किसी लंबी भूमिका के आमंत्रित कर रहा हूं। रेहान फजल साहब, और एक बार फिर नई पीढ़ी से या भारत के नए भविष्य से आग्रह करूंगा कि वो अपने सवालों को तैयार रखें। रेहान फजल साहब। आदरणीय रघु ठाकुर जी, जयशंकर गुप्ता जी, राजेश बादल जी, कार्यक्रम के संयोजक अरविंद सिंह जी और आजमगढ़ के साथियों, हमसे कहा गया है कि इस विषय पर बात करें कि क्या पत्रकारिता अपने मार्ग से भटक रही है। हालांकि अनुभव है हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में खासा, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारा क्रेडेंशियल है इस सब्जेक्ट पे बात करने का, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को पत्रकारिता का विद्यार्थी समझता हूं, जो अभी भी सीख रहा है पत्रकारिता के गुर। बहरहाल बात शुरू करते हैं। मुझे याद आता है 2 दिसंबर 1995 का दिन, दिल्ली की आईफैक्स बिल्डिंग, बीबीसी में नौकरी के लिए, प्रोड्यूसर की पोस्ट के लिए हमारा इंटरव्यू हो रहा था और बहुत नर्वस, बुरी तरह से जिसे कहते हैं परेशान कि इतनी बड़ी संस्था के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और इंटरव्यू हमारा ले रहे थे रिचर्ड हैरिस, और हम सबसे ज्यादा परेशान इस वजह से थे कि रिचर्ड हैरिस हमसे ज्यादा धारा प्रवाह हिंदी में हमसे बात कर रहे थे, अंग्रेज होते हुए भी। तो ये परेशानी थी कि, और हम कोशिश करें कि अंग्रेजी में उनका जवाब दें, क्योंकि हमें लगा कि शायद ये विनम्रता में हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार हिंदी में आ जाएं। और तभी इंटरव्यू ठीक ठाक जा रहा था, तभी रिचर्ड हैरिस ने एक बाउंसर मारा, और बाउंसर ये था कि अचानक उन्होंने अंग्रेजी में पूछा, टेल मी रेहान, आर यू ए पॉलिटिकल पर्सन? क्या आप राजनीतिक व्यक्ति हैं? हमने फौरन जो जवाब, जो अब एक नौसिखिए का हो सकता था, हमने कहा नहीं। तो बोला, हाउ कम यू एस्पायर टू बी ए पार्ट ऑफ ए इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर नॉट, यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? तो एक सेकेंड के लिए हम थोड़ा परेशान हुए, लेकिन हमने इस बात को संभाला। हमने कहा कि आई एम नॉट ए पार्टी पॉलिटिकल पर्सन सर। तो इस पे वो बहुत जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि इसको, फिर उन्होंने मतलब हमें टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन, हालांकि हमने ये कहने की कोशिश की कि हम तटस्थ हैं पार्टी के रूप में, लेकिन उन्होंने टेस्ट करने के लिए बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चन हमसे किया और उस पर हमारे विचार जाने। वो क्वेश्चन यहाँ शायद उस पर बात करना ठीक नहीं होगा। बहरहाल हुआ ये कि वहाँ सिलेक्शन हो गया और हमसे कहा गया कि आप लंदन में आइए और प्रोड्यूसर के रूप में काम करिए बुश हाउस में, बीबीसी में। जब हम लंदन पहुंचे बुश हाउस में, तो हमें सबसे पहला असाइनमेंट दिया गया। उस समय भारत के संचार मंत्री हुआ करते थे सुखराम, और खासे समाचारों में थे और खासे विवादास्पद व्यक्ति थे। तो किसी व्यक्ति ने, जो बीबीसी के एक सीनियर व्यक्ति ने, उन्होंने इंटरव्यू फिक्स किया, टेलीफोनिक इंटरव्यू था, और हमसे कहा कि आप इनका इंटरव्यू लीजिए, नई नई नौकरी और नया नया असाइनमेंट। हमने
फोन मिलाया सुखराम को, तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने फौरन कहा कि अपने सवाल जरा फैक्स कर दीजिए, आप क्या सवाल पूछेंगे। अब ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की ट्रेनिंग में हमें बताया गया था, बीबीसी की ट्रेनिंग में, कि सवाल कभी भी किसी को पहले से नहीं देने हैं, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप सवाल नहीं देंगे, आप उससे एक जनरल डिस्कशन कर देंगे कि इस विषय पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सवाल आप नहीं देंगे, क्योंकि इससे यह आभास जाएगा कि आपकी और उनकी मिली भगत है और वो इंटरव्यू फार्स हो जाएगा। मतलब जहां श्रोताओं को या दर्शकों को यह अंदाजा हो जाए कि जो इंटरव्यू करने वाला है वो मिला हुआ है इंटरव्यू देने वाले से, तो इंटरव्यू का सारा पर्पस समाप्त हो जाता है। हमें थोड़ा सा हेजिटेशन था कि भाई इंटरव्यू नहीं होगा अगर हम ये कहते हैं कि साहब सवाल नहीं देंगे, और बड़े आदमी थे और नई नौकरी थी। हमने सोचा कि नई नौकरी है, रिस्क न लिया जाए, सवाल भेज देते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता ये अपनाया कि उन सवालों के बीच में एक या दो जो कठिन या असहज करने वाले सवाल हैं वो बीच में डाल देंगे और सुखराम जी को कोई दिक्कत नहीं। तो साहब सवाल शुरू हुए, इंटरव्यू शुरू हुआ, और पहले जैसे होता था कि सॉफ्ट सवाल जो कि हमने फैक्स में उनको लिखकर भेजे थे वो करने शुरू किए, और बीच में जब 5वां या 6ठा सवाल आया तो हमने रियल सवाल जो हम उनसे उगलवाना चाहते थे, भारत की संचार नीति से रिलेटेड सवाल था, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग तो याद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सवाल किया सुखराम ने इंटरव्यू वहीं रोक दिया, बोला नहीं ये तो आपने भेजा नहीं था उसमें फैक्स में। तो हमने कहा नहीं, ये एकदम से विचार, बोला नहीं मैं इस पे बात कर ही नहीं सकता। और साहब आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने इंटरव्यू उसी वक्त रोक दिया, बोला बस बाय बाय, इससे ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और अब बड़ी दिक्कत हुई जब हमारे जो सुपीरियर थे उन्होंने पूछा कि साहब वो क्या हुआ इंटरव्यू का। तो हमने उन्हें जवाब दिया कि साहब सुखराम से बात हो रही थी, उन्होंने बीच में इंटरव्यू रोक दिया। तो उन्होंने सुखराम से बात करने की कोशिश की, वो सीनियर व्यक्ति थे, तो उन्होंने बताया कि साहब जो तय हुआ था उससे हटकर ये साहब सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने इंटरव्यू रोक दिया। तो साहब पूरे बीबीसी में तहलका मच गया और हमारी बाकायदा क्लास ली गई कि आपने सवाल भेजे क्यों। अब चूंकि नया मामला था, हमने किसी तरह अपनी जिसे कहते हैं एम्बैरेसमेंट बचाया और कुछ जवाब दिया। लेकिन आज के युग में आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की चीज की, कि कोई आपसे इस तरह की डिमांड करे और कोई पत्रकार उसको माने नहीं। ये आज के युग में कल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, अगर आप उनके खेमे में नहीं हैं, अगर आप उनकी लिस्ट में नहीं है कि ये आपके पक्षधर हैं, तो आपको इंटरव्यू ही नहीं मिलेगा। ये यहां तक नौबत आ गई। दूसरी एक और चीज की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहेंगे, वो है एक्यूरेसी। न्यूज कवरेज में कितना एक्यूरेट रहा जाए। हम लोगों को सिखाया गया बेटर लेट देन रॉन्ग, मतलब देरी हो सकती है लेकिन गलती नहीं हो सकती। गलती बिल्कुल वो है, मतलब एट्रीब्यूशन दें, हमेशा अथॉरिटीज को कोट करेंगे नहीं अपनी मर्जी से, या किसी आप सड़क पे चले जा रहे हैं और किसी ने कह दिया इतने लोग मर गए तो आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब एक अथॉरिटी का व्यक्ति उसको वो करे। 2 सोर्सेज से खबरें कंफर्म करेंगे, नहीं कि एक सोर्स से आया और आपने वो खबर चला। तो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, आप लोग शायद इससे रिलेट करें। बीबीसी को जाना जाता है भारत में कि सबसे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की खबर ब्रेक की थी।
लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है बहुत कम लोगों को पता है। वो आपसे हम जरा शेयर करना चाहते हैं। उस समय मार्क केली नहीं थे भारत में, सतीश जैकब ऑफिशिएट कर रहे थे दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में। एक और वरिष्ठ पत्रकार होते थे, हैं बल्कि, आनंद सहाय। आप लोगों ने बहुत कुछ लोग जानते होंगे, जयशंकर जी शायद जानते होंगे। तो आनंद सहाय का फोन सतीश जैकब के पास आया कि भाई प्रधानमंत्री निवास में कुछ हुआ है। तो जैकब ने कहा मुझे नहीं पता। तो बोले देख लो, पता करो। जैकब ने 4-5 जगह फोन मिलाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। तो जैकब ने सोचा कि खुद जाकर 1 सफदरजंग रोड पे देखा जाए कि माजरा क्या है। वहां उनको एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक एम्बुलेंस गई है और उन्होंने अंदाजा लगाया कि सबसे नजदीक का अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो सकता है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहां मोड़ी और एम्स पहुंचे। एम्स में वो इमरजेंसी में पहुंचे और वहां इंदिरा गांधी का इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा था। बल्कि उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। तो ये टहल रहे थे, एकदम से एक डॉक्टर अपना ग्लव्स उतारते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और उनके ग्लव्स से खून टपक रहा था। तो उन्होंने पूछा कि सीधा सवाल तो कर नहीं सकते थे, उन्होंने पूछा कि सब ठीक है? तो डॉक्टर का जवाब था सब ठीक है, किसी को 35 गोलियां लगी और सब ठीक हो सकता है, आप क्या समझते हैं? तो इनको ये पहला हिंट लगा कि इंदिरा गांधी को गोली मारी गई। फिर आरके धवन वहां घूम रहे थे, उन्होंने कहा आरके धवन से भी उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्ट कहानी वो बताएंगे। तो जैकब ने उनके साथ चलते हुए हवा में कमेंट मारा, बहुत बुरा हुआ धवन साहब। एंड फिर धवन साहब ने पूरी स्टोरी ब्लट आउट कर दी कि किस तरह से सुरक्षा सैनिकों ने उनके ऊपर गोली चलाई। उस जमाने में सीधे लंदन फोन करने का माध्यम नहीं था, एसटीडी का जमाना, बल्कि एसटीडी भी नहीं आई थी, बाकायदा ट्रंक कॉल बुक होती थी। ट्रंक कॉल बुक की गई, निजामुद्दीन में बीबीसी का दफ्तर हुआ करता था, वहां से, और न्यूज रूम को ट्रंक कॉल बुक करके सतीश जैकब ने पूरी स्टोरी रिकॉर्ड करवाई। और रिकॉर्ड में कहा, उसमें बताया गया, उसका सार ये था कि कुछ देर पहले भारत के प्रधानमंत्री को पर गोलियां चलाई गई हैं, उनके सुरक्षा कर्मियों ने चलाई हैं, और वो बहुत ही, जिसे कहा जाता है, अपने जीवन से संघर्ष कर रही हैं। ये कहकर, ये 11 बजे की बात है, उस समय 11 बज चुके थे, ये आ गए और 12 बजे की न्यूज इन्होंने लगाई बीबीसी की। उस न्यूज में उसका कोई जिक्र ही नहीं, इतनी बड़ी खबर कि भारत के प्रधानमंत्री को गोली मारी गई है, बीबीसी के वर्ल्ड बुलेटिन में उसका कोई जिक्र नहीं। सतीश जैकब परेशान हो गए, बोले कि माजरा क्या है? उन्होंने फिर फोन मिलाया, बोले साहब मैंने आपको इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी और आपने उसे लिया नहीं उसमें। तो उधर से जवाब आया कि सतीश, आपका सोर्स सिर्फ अकेला सोर्स है, हम कंफर्म कर रहे हैं कि दुनिया की कोई और न्यूज एजेंसी भी उसको कंफर्म करे, तब जाकर हम ये खबर दे सकते हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते ये खबर देने की पूरी दुनिया को, जिसके बारे में उसकी कोई पुष्टि नहीं। तब तक पीटीआई के टिकर पर एक लाइन का वो आ गया था, प्राइम मिनिस्टर शॉट एट। इसको सोर्स, दूसरा सोर्स मानकर 1 बजे के बुलेटिन में बीबीसी की ये दुनिया को खबर दी गई कि इंदिरा गांधी को गोली मारी गई। और यही खबर सुनकर, ये खबर राजीव गांधी ने सुनी जब वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे बीबीसी के फोन। तो ये बताता है
ये बताइए कि कितनी बड़ी खबर है, दुनिया की बड़ी खबर, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया। हालांकि उनका अपना संवाददाता बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा कि नहीं, तो दे वेटेड फॉर कंफर्मेशन। और अब आज तो इस तरह की चीजें आप कंपेयर करें आज के जमाने से कि कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी जिसे कहा जाए फौरन एयर पर खबर देने की जल्दबाजी, चाहे वो गलत हो या सच हो बाद में, और ये भी नहीं कि आप माफी मांगे बाद में अगर गलत हो कि साहब हमसे गलती हुई, हमने गलत खबर दे दी। ब्रेकिंग न्यूज सिंड्रोम जिसे कहते हैं, आजकल हर बात पर ब्रेकिंग न्यूज, हर 2 मिनट पर ब्रेकिंग न्यूज। नोएडा में तेज बारिश हुई, ब्रेकिंग न्यूज। और मतलब ये बताकर सेंसेशनलाइज करने की कोशिश और गलत खबर। अभी रघु जी जिक्र कर रहे थे जेपी का, आपको ख्याल हो जेपी की मृत्यु की घोषणा कर दी गई, पार्लियामेंट में शोक संदेश पारित हो गया इतने बड़े आदमी की। तो ये भी मतलब उस जमाने में मीडिया इतना विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे ये संभव हुआ। अभी हाल में जाकिर हुसैन खान, तबला वादक, दुनिया के मशहूर तबला वादक, आधी मीडिया ने, भारत के आधी मीडिया ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जबकि वो अपनी जिंदगी से लड़ाई कर रहे थे। तो ये बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आदर्श मीडिया प्रैक्टिसेस के बहुत खिलाफ है। खबर को बार बार दोहराना, उसी खबर को, ये बताता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है। एक ही खबर है, एक वाक्य की खबर है, और उसको आप 3 तरह से बोल रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और जो क्यों बोल रहा है व्यक्ति, जो प्रेजेंटर है, जो बता रहा है और जा रहा है अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास, वो भी वही चीज दोहरा रहा है। मतलब कोई नई चीज है ही नहीं, तो आप जा क्यों रहे हैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के पास। और दूसरी और चीज, लाउड माउथ, जोर जोर से बोलना, तेजी से बोलना, मतलब जोर जोर से बोलकर ये बताने की कोशिश करना कि आप ज्यादा जानते हैं या आप ज्यादा बड़ी खबर दे रहे हैं दुनिया को, और बहुत तेजी से। जैसे क्रिकेट का मैच, क्रिकेट की कमेंट्री या हॉकी की कमेंट्री चल रही, क्रिकेट की तो थोड़ी स्लो होती है कमेंट्री। आप देखें चुनाव के दिन कई चैनल्स पर जो प्रेजेंटर्स होते हैं इतनी तेजी से बोलते हैं, मतलब स्पीड की हम बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज ऊंची होने की बात नहीं, कि आपकी समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। भारतीय जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलता है, वो चलता है पॉलिटिक्स पर और क्रिकेट पर। बहुत से ऐसे विषय हैं, ग्रामीण विकास का विषय है, साहित्य है, संगीत है, किताबें हैं, इनको कोई भी नहीं छूता। कोई मतलब ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव सब्जेक्ट माने जाते हैं कि इन पर भी कभी कोई बात हो। कहा जाता है कि साहब आई बॉल्स नहीं आते, लोग इसको देखकर स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको पूरी तरह से अनदेखी की जाए। और पॉलिटिक्स में भी देखिए कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स में आप खबर दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसकी जुड़ी हुई खबर, उसकी पृष्ठभूमि, उसके बारे में भी तो बताइए। लेकिन आप वो नहीं बता सकते क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आप पढ़ते नहीं हैं कि क्या इससे जुड़ी क्या खबरें हैं। अब देखिए एक और उदाहरण दें, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, तो हर टीवी चैनल ने बताया कि उनका अमेरिका में किस तरह से स्वागत किया गया, कैसे। अब सवाल उठता है कि यहां पर हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वहां जोड़ा जा सकता था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब अमेरिका गए थे तो उनका स्वागत किस तरह से हुआ था, किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति खुद प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने गए थे। इंदिरा गांधी जब 1966 में पहली बार अमेरिका गई तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने इंदिरा गांधी के साथ डांस करने की इच्छा प्रकट की कि मैं
क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? पश्चिमी सभ्यता में ये बहुत मतलब एक बहुत नेचुरल ऑफर होता है, मे आई डांस विद यू। तो मिसेस गांधी ने बहुत शर्माते हुए जवाब दिया कि जी नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे देश के लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये जो टिडबिट्स हैं, इस तरह के एक और फिर वही इंदिरा गांधी जब 1971 में नवंबर में अमेरिका जाती हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उन्हें 45 मिनट तक अपने दफ्तर के बाहर इंतजार करवाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है बाहर और अमेरिकी राष्ट्रपति कमरे के अंदर हंसी ठट्टा कर रहा है अपने कैबिनेट के लोगों से। तो ये सब पर्सपेक्टिव है, ये सब घटनाएं हैं जो, और ये सही है, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम कहानी आपको सुना रहे हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो इस तरह की चीजें अगर आप इसी कवरेज के साथ जोड़ते हैं तो लोग पसंद करते हैं, मतलब। लेकिन ये तभी आएगा जब आप चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे, चीजों के बारे में जानने की पत्रकारों में उत्कंठा होगी। अब हम आते हैं एक और, आज का मीडिया एक पार्टीजन मीडिया है। अगर मैं कहूं कि पक्षपाती मीडिया है तो शायद आप में से बहुत से लोग इससे सहमत होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना सहमत हों, लेकिन गवर्नमेंट माउथपीस होकर रह गया है आज का मीडिया। 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने एक बहुत ही दिलचस्प जुमला कहा था, ईदर यू आर विद देम और यू आर विद अस। ये चीज भारत के मीडिया पर पूरी तरह से लागू होती है, या आप उस तरफ हैं या आप हमारी तरफ हैं, बीच की कोई गुंजाइश नहीं। और इसीलिए जो पब्लिक ट्रस्ट है, जो लोगों का विश्वास है, वो खत्म होता जा रहा है। ईदर इट इज ब्लैक और इट इज व्हाइट, देयर इज नो प्लेस फॉर ग्रे। ये नहीं सोचते कि मतलब एक ग्रे की भी गुंजाइश है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की गुंजाइश है जहां हम दोनों पक्षों की बात सुन सकें। अगर हम आज के मीडिया को देखें तो सरकारी मीडिया या जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, पूरी तरह से सरकार विरोधी, वो पूरी तरह से सरकार समर्थक। बीच की बात कहने वाला या दोनों की बात कहने वाला कोई भी मीडिया नहीं। ये एक भारत के लिए मतलब एक जिसे कहा जाए कि बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी पत्रकारिता की। दो एक्सट्रीम्स हैं, एक को सरकार में कोई भी दोष नजर नहीं आता और एक सिर्फ सरकार में दोष ही ढूंढता है, मतलब उसको सरकार में कोई अच्छी चीज नहीं नजर आती। तो ये लोग भूल जाते हैं कि देश में इंडिपेंडेंट मीडिया की जरूरत है जो दोनों पक्षों की बात रखे, इधर की भी और उधर की भी। अब देखिए, फिर मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, उनकी अमेरिका की हाल की यात्रा पर। किस बात पर चर्चा हो रही है? क्या पहने हुए हैं, मस्क के बच्चे सरकारी मीटिंग में कैसे आ गए, ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस के पोर्टिको में क्यों नहीं रिसीव किया जबकि नेतन्याहू को किया था और जापान के प्रधानमंत्री को किया था। तो ये तो एक पक्ष हो गया। अब दूसरी जो यात्रा का जो दूसरा पक्ष है उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ये एक तरफ के लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ के लोग वाहवाही कर रहे हैं कि साहब वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। मतलब अब दूसरा पक्ष भी देखिए, दूसरा पक्ष ऐसा नहीं कि हम इग्नोर करेंगे कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद गिने चुने कुछ लोगों में से थे जिसमें नरेंद्र मोदी को वहां आमंत्रित किया गया था। और ये भी देखिए कि 26 नवंबर के मुख्य अभियुक्त डेविड हेडली को वो भारत लाने में कामयाब हुए। अमेरिका ने अधिकृत घोषणा की कि उनको भारत लाया जाएगा।
ये बड़ी बात है। अभी तक पिछले 2008 से लेकर अभी तक भारत के हर प्रधानमंत्री ने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, लेकिन मोदी के रहते ये हुआ। तो ये सब चीजें हैं जो जहां ड्यू है वहां ड्यू दीजिए, जहां ड्यू नहीं है वहां मत दीजिए। और भारतीय मीडिया जो नरेंद्र मोदी के साथ किया, उसने बिल्कुल भी मुश्किल सवाल उनसे नहीं पूछे, और जहां पूछे वहां उन्होंने फंबल किया, आपने देखा होगा। और एक और उदाहरण, बहुत हाय तौबा मची जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका से जंजीरों और बेड़ियों में बांधकर उनको भारत लाया गया अमेरिकी वायुसेना के एक विमान में। लेकिन कितने मीडिया वालों ने यह सवाल उठाया कि ये नौबत क्यों आई, क्यों 45 लाख रुपए देकर भारत के लोग गैर कानूनी रूप से अमेरिका गए। इस पे किसी ने सवाल नहीं किया। भारत की इज्जत का, देश की, उसका सवाल है, लेकिन ये लोग क्यों गए, इन्होंने क्यों बेइज्जती करवाई भारत की विदेश में जाकर, और डिस्ग्रेस हुआ कंट्री। तो ये एक पक्ष है। सवाल ये है कि दोनों पक्षों को आपको सामने लाया जाए। कुंभ में वीआईपी कल्चर की बात अभी थोड़ा सा जिक्र ठाकुर जी ने किया। वीआईपी कल्चर की रिपोर्टिंग क्यों नहीं की गई? हम ये नहीं कह रहे कि आप सवाल उठाइए, आप रिपोर्ट करिए। प्रेसिडेंट जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, ऑर्डिनरी सभासद जा रहे हैं, और उनकी तस्वीर छप रही है कि साहब जहां जहां वो नहा रहे हैं वहां तो बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल अकेले में वो स्नान कर रहे हैं। और जो आम लोग हैं वो किस तरह से पिस रहे हैं, इसको नहीं बताया जा रहा। आपको ब्रिटेन का उदाहरण, जॉन मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, रिजाइन करने जा रहे थे वहां की क्वीन को अपना इस्तीफा देने, चुनाव हारने के बाद, और उसको हेलीकॉप्टर से कवर किया जा रहा था। वो उनका मोटरकेड जा रहा है और हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, और वहां से कमेंट्री की जा रही है कि बकिंगम पैलेस की तरफ जॉन मेजर जो कि चुनाव हार चुके हैं अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि ट्रैफिक क्रॉसिंग पर रेड लाइट होती है और प्रधानमंत्री का पूरा कॉन्वॉय वहां पे खड़ा हो जाता है रेड लाइट के, और वहां क्वीन इंतजार कर रही है। नहीं, नियम नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या ना हो। अभी एक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का उदाहरण मैं दूं, कैमरन कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और ब्रिटेन में परंपरा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर रहने वाला प्रधानमंत्री अगर चुनाव हारता है तो उसे उसी दिन अपना निवास खाली करना होता है। तो कैमरन की एक तस्वीर वायरल हुई और उसमें दिखाया गया कि प्राइम मिनिस्टर कैमरन अपने हाथ से एक बड़ा सा बक्सा लिए, दफ्ती का कार्डबोर्ड का बक्सा लिए ट्रक में अपने हाथ से रख रहे। तो ये आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं भारत में आज के जो सच्चे लोकतंत्र की जो आप बात कर रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन ये भी देखिए कि ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभाइए, जो भी सरकार में है, एस्टैब्लिशमेंट में है, उन पे सवाल उठाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि जब वो सत्ता में आ जाए तब आपका विचार बिल्कुल बदल जाए, तब आप उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ऐसा बहुत बार होता है। मतलब ये आर्गुमेंट तभी सही माना जाएगा जब ये बराबरी से और ईमानदारी से दोनों पक्षों पर आप लागू करें। मतलब ये नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट में है तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं, या कांग्रेस गवर्नमेंट में है तो बुराई कर रहे हैं, और जब वो सत्ता में आए तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। और देखिए, आपकी जो न्यूट्रलिटी है, जो कि तटस्थता है, वो अंदाजा लग जाता है लोगों को जो सुन रहे होते हैं आपको।
सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के सवाल आप चुनते पूछने के लिए, आपका पूछने का अंदाज क्या होता है। आपके अगर दोस्त हैं तो आप बड़ा सॉफ्टली उसे पूछेंगे, सर लगा के पूछेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बहुत ही आक्रामक ढंग से सवाल पूछेंगे। देखिए, हमारी समझ में अगर कोई आदमी एयर पर है या लिखने जा रहा है और उसके बारे में आपकी धारणा है कि ये व्यक्ति क्या कहेगा या इसका क्या स्टैंड होगा, तो ये रिफ्लेक्शन है उस व्यक्ति की काबिलियत पर। हमें ये धारणा अगर वो ये बनती है कि ये प्रो दिस है या एंटी दिस है पहले ही उसके कि भाई इनका ये स्टैंड होगा कि ये तो सरकार की बुराई करेंगे या सरकार की खुशामद करेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन है कि आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप बहुत अच्छे पत्रकार नहीं हैं। भारत में आजकल अधिकतर मामलों में ऐसा है कि कोई व्यक्ति, किसी ने बोलना शुरू किया, आप फौरन समझ गए कि ये क्या बोलने जा रहा है। और देखिए, इसके भी कई वो हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों प्रो गवर्नमेंट बातें लोग करते हैं। देखिए, उनको एक्सेस नहीं मिलती जो सरकार की तरफ से कि भाई जो सरकारी प्लेटफॉर्म है उन तक उनकी पहुंच नहीं रहती। अगर आप सरकार के आलोचक हैं, अगर आप सरकार के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो आपको नहीं दिए जाते, ये एक कारण होता है। और पत्रकार लोग डरने लगते हैं कि साहब इसका क्या परिणाम रहेगा, अगर हमने ये रिपोर्टिंग कर दी तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी सरकार। और कोई भी सरकार के प्रति जो क्रिटिकल हो, वो कोएर्सिव एक्शन जो एस्टैब्लिशमेंट का हो सकता है उसके लिए वो तैयार रहता है। देखिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो भारत का है वो दुनिया के 180 देशों में 161वां देश है भारत प्रेस फ्रीडम में, यानी 160 देश ऐसे हैं जहां प्रेस फ्रीडम भारत से बेहतर है। और हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र क्लेम करते हैं अपने आप को। और अगर आप सरकार के पक्ष में बोलते हैं तो तमाम तरह की प्रिविलेज आपको दी जाती है, आपको इंटरव्यूज दिए जाते हैं, लोग आगे बढ़कर आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपको एक और उदाहरण दें, बीबीसी में एक पत्रकार होते थे जेरेमी पैक्समैन, बहुत ही मतलब बहुत ही जिसे कहा है ब्लंट पत्रकार। हालांकि बहुत सी बातों से मैं उनसे सहमत नहीं हूं, बहुत ही रूड थे और हमेशा खरी बातें कहने के लिए मशहूर थे। जो करण थापर हैं भारत के, बहुत वो एक तरह से उनको अपना गुरु मानते हैं, लेकिन करण थापर से कई दर्जे गुना कई गुना समझ लीजिए अगर हम आपको उनको डिस्क्राइब करें। तो वो इंटरव्यू कर रहे थे टोनी ब्लेयर का, जेरेमी पैक्समैन, और जेरेमी पैक्समैन ने टोनी ब्लेयर से कठिन सवाल पूछा। टोनी ब्लेयर ने बचते हुए बिल्कुल सीजन पॉलिटिशियन की तरह उसका जवाब दिया। पैक्समैन ने वो सवाल दोहराया बगैर किसी भूमिका के, बगैर उसके, उन्होंने फिर जवाब दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि जेरेमी पैक्समैन ने वो सवाल, वही सवाल बिना परिवर्तित किए हुए 6 बार पूछा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। ये बताता था कि जो आप जवाब दे रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं। ये उन्होंने नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं या जो, उन्होंने सवाल दोहराया 6 बार। और ये हमारे आंख के सामने ये बात हुई और हम लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि ये प्रधानमंत्री से इस तरह की हिमाकत करने की जरूरत कौन कर सकता है। और हम रिलेट कर रहे थे कि क्या भारत में इस तरह की चीज की कल्पना की जा सकती है। देखिए, और भी तरीके हैं जो प्रेजेंटर्स लोग होते हैं, वो शाउट डाउन, अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं तो चिल्लाकर उसकी आवाज कम कर दी। जब दूसरा आदमी बोल रहा है तो उसको म्यूट कर दिया, मतलब उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। और कोई मतलब तटस्थता का दिखावा भी नहीं, मतलब आप दिखाने के लिए भी करते हैं वो भी नहीं।
एक दो बार हमारा भी वास्ता पड़ा। एक भारतीय सेना के बहुत वरिष्ठ जनरल थे और पहली बार हमने उनको बुलाया तो बड़े खुश हुए और उनकी पसंद का सब्जेक्ट था और उन्होंने उसका जवाब दिया। दूसरी बार बुलाया तो एक कठिन विषय पर उनको बुलाया, कुछ ह्यूमन राइट्स की बात थी जम्मू कश्मीर में और उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे गए। तो वो खैर उन्होंने बहुत रोबस्टली उसका जवाब दिया, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि जब तीसरी बार हमने उनको बुलाया तो उन्होंने हमारे यहाँ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं आपके लिए, हालांकि पहली बार वो बहुत खुश गए थे, लेकिन एक जो खराब वो हुआ। एक और बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। न्यूट्रलिटी का भी हमने जिक्र किया। दूसरे पक्ष को बराबर स्थान देने की चाहत, ये होनी चाहिए हमारे लोग। मैं एक उदाहरण देता हूं। हम एक शो कर रहे थे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर और तमाम बड़े बड़े लोगों को हमने इंटरव्यू कर लिया। सर, उसमें जनरल जेकब थे, जनरल जंगी अरोड़ा थे, कई लोग, सैम मानिक शाह थे, जो उससे जुड़े हुए लोग थे। लेकिन जो हमारे बॉस थे, जो बीबीसी के, जो उन्होंने कहा कि इसमें एक कमी है, आपने बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू किया है लेकिन आपने पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी का इंटरव्यू नहीं किया है, जो कि जिन्होंने सरेंडर किया था। तो उस समय हमें ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि एक जीत के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और एक हम हारे हुए व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों लें, पूरी दुनिया को उसके बारे में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं होगी अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि हमने लाहौर फोन मिलाया और जनरल नियाजी का एक बाकायदा इंटरव्यू किया और जो कि हमारे प्रोग्राम में गया। उसी तरह एक बार 1975 के विश्व कप हॉकी में भारत की जीत पर हम एक शो कर रहे थे और उसमें भी तमाम लोग, अशोक कुमार जिन्होंने गोल मारा, अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह, इन सब के इंटरव्यूज हुए। लेकिन उसमें पाकिस्तान के कैप्टन इस्लाउद्दीन का इंटरव्यू नहीं था। उनकी क्या सोच थी, वो क्या सोचते हैं हार के बारे में, तो वो इंटरव्यू लिया, तब जाकर वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इस मंच से मैं सवाल उठाता हूं कि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो सरकारी मीडिया हो या प्राइवेट मीडिया, कहां कोशिश की जाती है कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जिससे आप सहमत नहीं है उसको उतनी ही महत्वपूर्ण जगह मिले। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, कोई समाधान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जो यहाँ लोग हैं वो इसको समझेंगे और इस पर सोचेंगे जाकर कि ऐसा क्यों नहीं है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सो थैंक यू जनाब रेहान फजल साहब, अभी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे।